वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सचिवालय सहायक यानी बीएसएससी सीजीएल 4 का जो वैकेंसी निकाले गए उसी वैकेंसी के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 1 के माध्यम से 21 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए। उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 1 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपको बीएसएससी इंटर लेवल बीएसओ या एईडीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, क्या करा है, संख्या 3*7440 में स्टार का न्यूनतम मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि वह संख्या 12 से डिविजिबल है। कोई संख्या 12 से कब डिविजिबल होगा? ये देखिए, जब किसी संख्या का 12 से डिविजिबल होने का यानी वह संख्या 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो। जब कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है यानी कहने का मतलब उसका सम क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है 3 कितना स्टार 7440। ठीक, अब हम देखते हैं 4 से डिविजिबिलिटी क्या कहता है? लास्ट 2 डिजिट यानी 40 क्या 4 से डिविजिबल है यानी 4 का डिविजिबिलिटी यहाँ फॉलो कर रहा है। अब हमको क्या करना है? 3 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 3 का क्या कहता है कि इसका सम क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए 3 स्टार प्लस 7 7 3 10 10 4 14 14 4 कितना हो गया? 18 18 और प्लस कितना आ गया? स्टार 18 प्लस स्टार आ गया। अब देखिए 18 तो 3 से डिविजिबल है ही यानी स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए? स्टार की जगह पे या तो 0 हो या 3 का मल्टीपल हो, या तो 0 हो या 3 का मल्टीपल हो। तो आप देखिएगा तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया? स्टार की जगह क्या न्यूनतम मान पूछ रहा है यानी न्यूनतम मान यानी 0 हो सकता है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्या करा? एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 72% है। ठीक, अंकित मूल्य पे 6% का छूट देने के बाद लाभ परसेंट क्या? देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी और उसका क्या करा? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कुछ होगा। देखिए सीपी होता है, एसपी होता है, ठीक, और एक होता है मार्क प्राइस एमपी। ठीक, मार्क प्राइस यानी जो अंकित किया हुआ है। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 72% यानी अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना होगा? इसका पास 100 का 72% यानी 72 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है? देखिए लिख रहा है अंकित मूल्य पे 6% का छूट देने के बाद यानी अंकित मूल्य 100 रुपया, इस पे 6% का छूट देते तो हम उसको बेचते कितना में? 6% का छूट देंगे तो 94 रुपया में बेचेंगे। यानी अब क्या कर रहा है? तो लाभ परसेंट याद कीजिए यानी कॉस्ट प्राइस मेरे 72 यानी 72 रुपया का सामान हम बेच कितना मेरे? 94 रुपया में। यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो आप देखिएगा 22 रुपया का प्रॉफिट। ये 22 रुपया का प्रॉफिट किस पे होगा? प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, सीपी पे, यानी 72 पे हुआ। 22/72 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा। 2 से काटिएगा तो 11 मरते 22, 2 से काटिएगा 2 तिया 6 और 6 और 8 2 तिया 6 और 6 दूना 12 यानी 36 मरते। यानी ऊपर कितना आ जाएगा? 1100। 1100 डिवाइड बाय कितना? 36। 1100 को 36 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिजल्टेड वैल्यू आ जाएगा। देखिए 1100 डिवाइड बाय कितना करना है? 36। 36 से डिवाइड करना है तो हम कितना मरते लगाएंगे? सबसे पहले 3 मरते लगाते हैं तो 6 18, 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10 यानी 108। 108 इसमें से घटेगा तो 2 आ जाएगा यानी कैंसिल, यानी 0 आ रहा है। यानी 30 मरते समझिए 0 उतर गया, एक पॉइंट देके और 0 उतार दिए, यानी जो भी रिजल्ट आएगा 30 पॉइंट समथिंग आएगा। और 30 पॉइंट समथिंग में केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन डी। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए
यदि एक निश्चित संख्या के 8वीं भाग के 5/6 भाग का 4/5वां भाग इतना है तो उस संख्या का 65% क्या है। जैसे क्वेश्चन करा उसी के हिसाब से आप काम कीजिए, आसानी से निकल जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या n है, कोई नंबर n है, ठीक है, उसके बारे में क्या करा, उस संख्या के 8वीं भाग, यानी 8वीं भाग कहने का मतलब 1/8 भाग, उस संख्या का 1/8 भाग के 5/6 का मतलब कितना, 5 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 5/6 का 4/5 का मतलब मल्टीप्लीकेशन 4/5 यानी 4/5, ये कितना के बराबर है, 4365 के बराबर है। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो इनका वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 2 मरते, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 4365, ये 2 और 6 मल्टीप्लाई होके 2 × 6, ठीक। अब आगे क्या करा, उस संख्या का 65% ने ज्ञात, ये जो संख्या प्राप्त हुआ इसका हमको क्या करना है, 65% निकालना है। तो इसका 65% निकाल देंगे, इसका 65% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 15, 13 मर के, 5 से काटिएगा 5 दूना 10, 20 मरते, 2 से काटिएगा तो 2 25, 2 से काट दीजिए आप 20, 10 मरते, ठीक है। अब देखिए 5 से काट सकते, 5 से काटिए 5 दूना 10, इसको 5 से काट दीजिए, 5 8 40, 5 7 35, 5 3 15, ठीक है। अब देखिए 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6, 3 मरते, यानी अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कितना को करना, 873 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13। अब देखिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यूनिट डिजिट देख सकते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 27 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7, ये क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट। और 7 एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, 34047। क्लियर है, यानी यूनिट डिजिट से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दी गई दो संख्या की घनों का योग दिया गया है 10,234, जबकि दी गई दो संख्या का योग दिया गया है 34। दी गई संख्या की घनों के बीच का धनात्मक अंतर क्या है। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बनाएंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, दी गई दो संख्याओं का घनों का योग दिया गया इतना, घन कहने का मतलब x³ + y³, x³ + y³, ये कितना के बराबर दिया गया, 10234, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और उन संख्याओं की दो संख्याओं का योग दिया गया 34, यानी x + y, ये कितना दिया गया है 34। और हमसे क्या करा, दी गई संख्या की घनों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए करा है, x³ - y³, x³ - y³ बराबर 1। अब देखिए इतना हेवी प्रश्न है और सबका यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है, सबका यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे प्रश्न को यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे। देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, सम कितना दिया गया है 34, यानी दो संख्या इसका आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17 और 17 34, ठीक, सिंपल सा बात, 17 और 17 34। अब देखिए 7 का क्यूब कीजिएगा, 7 17 का क्यूब यानी 7 का क्यूब 7 7 49 49, 9 में 7 से मल्टीप्लाई कर 9 7 63 63, 9 7 63, यानी अगर 7 का क्यूब करते यहाँ पे रखिए तो कितना आता है, यूनिट डिजिट 3, यूनिट डिजिट 3 आता। फिर इस 17 का क्यूब करते तो यूनिट डिजिट 3 आता, और 3 और 3 जोड़ते तो 6 आता, जबकि आना कितना चाहिए था 4, यानी ये 17 वाला कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं करेगा। अब क्या करते हैं, अब इस संख्या को 1 बढ़ा देते हैं। देखिए यहां से 17 की जगह पे अब करते यहाँ 18, और यहाँ इससे 1 कम कर देते यहाँ 16, ठीक है। अब देखिए 8 का क्यूब कितना होता है, 8 8 64 64, 8 में मल्टीप्लाई किया 8 चौक 32 यानी 32, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2, यूनिट डिजिट आपको यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया। 8 का क्यूब कीजिएगा, 8 का क्यूब 512 आता है, 2 यूनिट डिजिट, और 6 का क्यूब कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, यानी 6 और 2 8 आ रहा है, जबकि यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए,
यानी ये भी कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए अब क्या करते, इसको एक और कंडीशन बढ़ा देते, इसको कर देते 18 के बाद 19 और इसको कर देते 15। 9 का क्यू कितना होता है, 9 9 81, 81 9 9 का क्यू 9 9 9 81, 81 9 72, 729, 729 होता है। यानी कहने का मतलब 9 का क्यू कीजिएगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9 का क्यू कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 9, अब 5 का क्यू कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 5, और इन दोनों को जोड़िएगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4, जबकि ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है। यानी ये कंडीशन फॉलो कर सकता है, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो कर सकता होगा नहीं, ये चेक करने के लिए आपको पूरा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। लेकिन 90% ऐसे प्रश्न को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ कंडीशन कितना लिख ले, 19 और 15, ठीक, यानी 19 का क्यू कर सकते हैं प्लस 15 का क्यू, इसका यूनिट डिजिट 34 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। अब देखिए 19 का क्यू कीजिएगा, यूनिट डिजिट 9 का क्यू, यानी 19 का क्यू कहने का मतलब 9 का क्यू, 9 का क्यू का यूनिट डिजिट 9 माइनस वाई कितना दिया गया 15 का क्यू, 15 का क्यू, यानी 15 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 5, इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो 4, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4 आएगा, और 4 केवल एक ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है, यानी ऐसे प्रश्न को यूनिट डिजिट के सहारे हम लोग को सॉल्व करना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसका औसत चाल क्या है। देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति इस स्थान यानी डिस्टेंस सेम है, अगर कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर के स्पीड, अगर x के स्पीड से कोई इधर जाता है और वापस y के स्पीड से आता है, ऐसी स्थिति में एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। सेम इसी फॉर्मूला पे यहाँ प्रूव कर दीजिए, x की जगह पे यहाँ 30 है और y की जगह पे यहाँ पे 70 है, यानी कितना हो जाएगा 2x की जगह पे 30 रखिए मल्टीप्लाई y की जगह पे 70 रखिए, डिवाइड बाई क्या करा है दोनों का सम, यानी 30 और 70 का सम कितना आ जाएगा 100, बस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0, 7 या 21, 21 दूना कितना आ जाएगा 42, यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या होगा स्पीड हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 50% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पे 40% का छूट प्रदान करता है, उसका प्रतिशत हानि क्या कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न को दो तरह से बनाएंगे, ए बी रूल से बना देते। देखिए क्या करा, पहले उसके क्रय मूल्य पे 50% का वृद्धि कर दिया, पहले क्या क्या प्राइस में 50 का वृद्धि, फिर क्या करता है अंकित मूल्य में 40 का कमी, फिर क्या करता है 40 का कमी कर दिया, प्लस माइनस क्या होगा -50 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। ये कहाँ से बना, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कौन सा, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा 100, ये प्लस माइनस इसके हिसाब से चेंज होता है, ये फॉर्मूला पता है तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप किए। अब देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 10, 50 में से 40 जाएगा तो 10 माइनस, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, -20 आ गया, यानी 100 में से 10 में से 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा -10, यानी 10% का क्या होगा लॉस होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। ये तो हो गया ट्रिकी मेथड। अब हम आपको बेसिक से अंडरस्टैंडिंग समझा देते हैं। क्या कर रहा है, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी होता है, ठीक है, और अंकित प्राइस क्या होता है एमपी होता है, मार्क प्राइस। कोई वस्तु, एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 50% वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है। अगर कोई वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है, ठीक है, वह कितना अंकित करता है 50% ज्यादा, यानी 150 रुपया अंकित करता है। कहता है अंकित मूल्य पे 40% का छूट देता है। जब यह बेचने जाता है तो इस पे वह क्या करता है 40% का छूट दे देता है। 40% छूट देने का मतलब 60% में बेच रहा है, यानी 150 का अगर 60% निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 15 छक्का 90, यानी 90 रुपया में, यानी 100 का सामान हम कितना में बेच रहे हैं, देखिए 100 रुपया का सामान था,
हमने बेचा कितना में, 90 रुपया में, यानी कितना का लॉस हो रहा है, 10 रुपया का। 10 का लॉस यानी 100 पे, यानी 10% का क्या होगा, हानि होगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला मेथड देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि 11 प्लस 5/2 और इतना का मध्य अनुपात क्या कीजिए। देखिए जब कोई संख्या ए और बी है, ए और बी है, इसका मध्य अनुपात जब भी निकालना हो तो ये क्या होता है, रूट अंडर ए। क्या होता है, रूट अंडर ए। ये होता है ए और बी का मध्य अनुपात। क्लियर। अब यही क्वेश्चन में सेम चीज है। क्वेश्चन में ए की जगह पे ये दिया गया है और बी की जगह पे ये दिया गया है और इसका मध्य अनुपात निकालना है, तो रूट अंडर ए भी लिख सकते हैं। रूट, इसमें ए की जगह पे कितना लिखा है, 11 प्लस 5/2 इंटू बी की जगह पे कितना दिया गया है, 9 प्लस 5/2, 9 प्लस 5/2। बस इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा रूट। देखिए 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 11 9 99। ठीक है, 11 को 5√2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 11 को 5√2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 मिनट। ये जो प्रश्न है ना, इसमें थोड़ा सा एडिट है। क्या एडिट है आपको बताते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा सा आप एडिट ये कर सकते हैं कि इसकी जगह पे यहाँ पे क्या है, माइनस है। क्या है, यहाँ पे माइनस है। बस यही थोड़ा सा एडिट करना है। यानी अगर इसके जगह पे माइनस रखिएगा आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यानी 11 9 99 और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 11 5 55, 55√2 आ जाएगा। क्लियर है। अब 9 यानी 11 का कंप्लीट। अब इसको देखिए 5 से उठाएंगे तो 5 में इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 9 5 45, 45√2 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 25, अब 25 √2 से √2 में मल्टीप्लाई होगा तो बाहर निकल जाएगा, 25 दूना 50 माइनस 50 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 99 में से 50 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 49 49। देखिए ये -55 प्लस 45, यानी ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो ये हो जाएगा -10√2, -10√2। और ओवरऑल पे रूट लगा ही हुआ है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 संख्या दिया गया है, वह किस रेशियो में दिया गया है। देखिए 5 7 9 के अनुपात में, और उनका एलसीएम दिया गया इतना, तो उनका एचसीएफ क्या कीजिए। तो संख्या जो दिया गया है 5x, मान लेते हैं 5x है, दूसरी संख्या 7x है और तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, 9x। जब इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा, सब अभाज्य संख्या यानी 5 × 7 × 9 × x, ये एलसीएम आ जाएगा। और ये कितना के बराबर दिया गया है, ये दिया गया है 3 4 6 5 0 के बराबर दिया गया। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, कितना मरते, 5 का 30, 5 9 45, 5 3 15, यानी इतना मरते। 7 से काटिए, 7 9 63, 9 63, 7 9 63, 990 मरते। ये 9 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 110 मरते। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 110। अब इन तीनों में x कॉमन है। कौन सा कॉमन है, x। ये x क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यही x HCF हो जाएगा। यानी जो 110 हमको प्राप्त हुआ यही क्या है, HCF है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट 8 छात्रों का औसत दिया गया है 48 किलोग्राम। 44 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र और 58 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्रों को भी शामिल कर लिया जाए तो 16 छात्रों का औसत वजन क्या कीजिए। इसका 2 तरीका हम बताएंगे। एक बेसिक मेथड बताते हैं। देखिए क्या करा है, एक बेसिक मेथड पहले देख लेते हैं, बेसिक मेथड। उसके बाद जो एडवांस मेथड है वो हम लोग देखेंगे। बेसिक मेथड क्या कहता है, करा कि 8 छात्रों का औसत दिया गया है 48, यानी 8 व्यक्ति, इसका एवरेज दिया गया है 48, यानी टोटल एज कितना हो जाएगा, टोटल वजन कितना हो जाएगा, 8 × 48 यानी 348, 384, 384। क्लियर है। अब देखिए 44 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 छात्र, यानी व्यक्ति कितना है 4, एवरेज कितना दिया गया 44, यानी टोटल वजन कितना हो जाएगा, 4 × 16, 4 × 16 117, 176। अब क्या करा, 58 किलोग्राम औसत भार वाले 4 छात्र और फिर 4 स्टूडेंट आता है
और उसका वजन कितना है 58, यानी ओवरऑल टोटल एज की टोटल वजन कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, यानी 232। यानी टोटल वजन चेक कीजिएगा, ये हो जाए 6 4 10 2 12, 2 हासिल 1, 8 1 9, 9 1 10, 10 4 16, 16 3 19 के 9 हासिल 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 का 6 1 7, यानी 792, 792। ये कितना व्यक्ति है, 8 व्यक्ति पहले था, 4 व्यक्ति फिर आया और फिर 4 व्यक्ति आए, टोटल व्यक्ति की संख्या कितना हो गया 16। 16 व्यक्ति का वजन कितना दिया गया 792। तो एवरेज अगर हमको निकालना हो तो एवरेज कैसे निकालते 792 इसमें 16 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। 16 से डिवाइड कीजिएगा तो ये रिजल्ट वैल्यू आ जाएगा 49.5 किलोग्राम। कितना आ जाएगा 49.5 किलोग्राम, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। लेकिन अगर हमको इसको एक और मेथड देखा जाए एडवांस मेथड, तो वो हम लोग सीख लेते हैं। क्या करा है एडवांस मेथड में, क्या करना है देखिए, 8 व्यक्ति का औसत वजन देखिए, 8 व्यक्ति है, इसका एवरेज कितना दिया गया 48, एवरेज कितना दिया गया 48। अगर नया व्यक्ति जो 4 नया व्यक्ति आया वो क्या किया, वो 44 लेके आया। अगर वह 48 लेके आता, 48 वजन लेके आता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन वह लेके आया कितना 44, यानी कितना कम लेके आया, तो देखिए 4 कम लेके आया। 4 कितनी व्यक्ति में, 4 व्यक्ति में 4 कम लेके आए, यानी ओवरऑल कितना कम लेके आया -16, 16 का कमी लेके आया। अब फिर जो लास्ट में 4 व्यक्ति आया वह कितना लेके आया वजन 58, एवरेज होना कितना चाहिए 48, लेके आया 58, यानी वह कितना ज्यादा लेके आया, तो आप देखिएगा वह 10 ज्यादा लेके आया। कितनी व्यक्ति में 4 व्यक्ति में, यानी ओवरऑल वह कितना ज्यादा लेके आया 40 ज्यादा लेके आया। यानी ओवरऑल डिफरेंस देखिएगा तो 16 और 40 का डिफरेंस देखिएगा, ये आ गया 24। ये जो 24 आया, यही 24 को सब में बांटना होगा। यही 24 व्यक्ति को, पहले व्यक्ति की संख्या कितना था 8, अब 4 और 4, 4 यहाँ आया और 4 यहाँ आया, टोटल व्यक्ति की संख्या कितना हो गया 16। यानी इस 24 को अगर हम 16 में डिवाइड करते तो एवरेज आ जाएगा। 16 से डिवाइड किया जाए तो ये कट जाएगा आपको कितना 16 एकम 16, 8 बच जाएगा, 16 बचे 80, यानी 1.5, यानी एवरेज में 1.5 का क्या होगा वृद्धि हो जाएगा। यानी पहले एवरेज कितना था, तो पहले एवरेज था 48, अब नया पहले एवरेज 48 था, अब जो एवरेज आया उसमें 1.5 का वृद्धि हो गया, यानी ओवरऑल एवरेज देखिएगा तो 49.5 आ गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ गया। यानी यहाँ से भी आप एडवांस मेथड से भी इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। ये हमने क्या किया, ये इसको एक्चुअल एवरेज जो था पहले उसको मान लिए। अब हमने देखा कि एक्चुअल होना कितना चाहिए 48, लाया कितना 44, यानी कितना कम लाया 4, कितनी व्यक्ति में 4 व्यक्ति में, यानी 16, ओवरऑल 16 का यहाँ कमी आ गया। यह जो नया 4 व्यक्ति आया वह 58 लेके आया, लाना था 48 लेके आया 58, यानी कितना ज्यादा लेके आ गया 10, कितनी व्यक्ति में 4 व्यक्ति में, यानी 40 ज्यादा लेके आया। टोटल का डेविएशन चेक किया तो 24 ज्यादा हो रहा है, ये 24 ज्यादा हो रहा था, इसी 24 को 16 व्यक्ति में बांट दिए तो हर व्यक्ति में कितना का वृद्धि हो गया 1.5 का वृद्धि, यानी एवरेज पहले 48 था, अब कितना गया 49.5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में, मोनिका अगर कोई टाइपिंग करती है तो वह काम कितना घंटे में कर लेती है 6 घंटा में। मोनिका अगर कोई टाइपिंग का काम करती है तो वह 6 घंटा में, जबकि अनीता 8 घंटे में, और अनीता उसी काम को करती है तो वह 8 घंटा में। और क्या मंजू 5 घंटे में पूरा करती है, और मंजू क्या करती है 5 घंटे में। तो भी अकेले अकेले काम करते, यदि वे एक साथ काम करे तो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा। सबसे पहले 6, 8 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 का मल्टीपल ही एलसीएम होगा। 8 का मल्टीपल देखिएगा तो 8 का मल्टीपल सबसे अच्छा हो जाएगा 120, इसका एलसीएम हो जाएगा कि 120 वह संख्या है जो 6, 8 और 5 तीनों से कट जाएगा। 6 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 6 दूना 12, यानी 20, यानी क्या करें मोनिका एक दिन में 20 काम करती है। 8 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 120, 15 मरते। और लास्ट में क्या है मंजू 5 से काटिएगा 120 को तो 24 मरते, यानी एक दिन में इतना काम कर रहा है, टोटल 120 काम है,
सब एक एक दिन में इतना इतना काम कर रहा है, तो ओवरऑल टोटल वर्क कितना कर रहा है, तो देखिए 9 2 2 4 1 5 59 वर्क एक दिन में करेगा। टोटल वर्क है 120, एक दिन में 59 वर्क होता है, तो टोटल वर्क होने में कितना समय लगेगा, 120/59। 120/59 ये इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2.2/59 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। आई थिंक इस क्लास का ये सबसे टफ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम भी क्या कर सकते हैं, इसको आपको याद ही करना हो। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या में से इस ऐसे प्रश्न को याद कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन। अब इसको देखिए, हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको 1 गुने इटसेल्फ, 1 गुने इटसेल्फ कहने का मतलब, जिसका 1 गुने इटसेल्फ कहने का मतलब जिसका एक और 1 ही फैक्टर हो सकता है, वह अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। अब देखिए ऑप्शन ए जो दिया गया है, ए कितना दिया गया, 9991। इसको अगर फैक्टर कीजिएगा, ये फैक्टर आपको आ जाएगा 97 × 103। अगर आपको इतना पता है तभी, ये 97 गुने 103 का फैक्टर है, तो ये। और देखिए दूसरा बी तो कोई फैक्टर नहीं। सी देखिएगा 9967, इसका फैक्टर देखिएगा तो ये आपको फैक्टर है, आपको कितना, 13 × 767, 767 का फैक्टर है। और डी नंबर देखिएगा तो ये डी नंबर कितना दिया गया, 9983। इसका अगर फैक्टर तोड़िएगा, ये फैक्टर हो जाएगा 67 × 149, कितना, 149। यानी एक ऐसा ऑप्शन केवल बी ही है जिसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब एक कंसेप्ट और कहता है कि अभाज्य संख्या वह होता है जो जिसका फॉर्मेट कितना होता है, 6n ± 1। जो भी संख्या इस फॉर्मेट में होगा वह अभाज्य संख्या होगा, वह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो भी होगा वह इस फॉर्मेट में होगा, अभाज्य संख्या जो भी होगा वह इस फॉर्मेट में होगा। लेकिन इस फॉर्मेट में होने वाले सभी संख्या अभाज्य नहीं होंगे, अभाज्य नहीं होंगे। जो भी अभाज्य संख्या होगा वह इस फॉर्मेट में होगा, 2 और 3 को छोड़ के, 2 और 3 को छोड़ के जो भी अभाज्य संख्या होगा वह 6n ± 1 के फॉर्मेट में होगा। लेकिन जो संख्या इस फॉर्मेट में होगा वह यह बात नहीं है कि वह सभी अभाज्य संख्या होंगे। दोनों इंपॉर्टेंट बात। जैसे देखिए 5 के बारे में जानना है, 5 अभाज्य संख्या है या नहीं, हमको पता है 5 अभाज्य संख्या। तो 5 को कैसे चेक करेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे तो 6 × 1, इसमें से +1 भी कर सकते हैं, यानी 6 × 1 यानी 6, या तो +1 होगा या -1 होगा। +1 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 7, -1 कीजिएगा तो 5, यानी 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 7 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। क्यों, अब हमको ये जानकारी है। लेकिन 35 देखिएगा, बहुत सारे ऐसी संख्या जो इस फॉर्मेट में है लेकिन वह अभाज्य संख्या नहीं है, यानी अभाज्य संख्या है तो वह इस फॉर्मेट में होगा। क्लियर है, बस इसको छोड़िए, इस कंसेप्ट पे बस इतना ही याद रखें। लेकिन ऐसे प्रश्न को, ये वाला प्रश्न को, इसको आपको याद रखना है कि इसका आंसर होगा 9973। 9973 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होता है, 9973। इतना आप याद कर सकते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973 होता है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी डिजिटल प्रश्न है, डिजिट का प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 12% कमी होने के कारण अक्षत 1200 रुपये में 7 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या। देखिए क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर जितना सामान खरीदने जाता है, क्वांटिटी, ठीक, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोई देखिए, उसको पता है कि प्राइस पता चल गया 5 रुपये है, क्वांटिटी कहता है कि हम 5 किलो खरीदेंगे, उसको कितना पैसा देना पड़ता है, वह जितना पैसा देना पड़ता है वह एक्सपेंडिचर हो जाता, एक्सपेंडिचर हो जाता। यानी कहने का मतलब प्राइस में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अक्षत क्या करता है, पहले भी 1200 रुपया खर्च करती है,
अक्षत पहले 1200 रुपया खर्च कर रहे थे, आज भी वह क्या कर रही है, 1200 रुपया ही खर्च कर रही है। लेकिन इसमें होता क्या है ये जानना जरूरी है। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि चीनी का मूल्य पहले जो प्राइस था उसमें 12% का कमी आ गया, यानी प्राइस में 12% का कमी। देखिए 12% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखिएगा ये होता है कितना, 3/25। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/25, यानी पहले प्राइस अगर 25 रुपया था, अब 3 का कमी होने के कारण प्राइस कितना हो गया, 22 रुपया। क्लियर है। अब देखिए प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तो एक्सपेंडिचर आएगा, यानी 25 में कितना से मल्टीप्लाई करेगी, 1200 आ जाए। हमने क्या किया, 1200 को 25 से डिवाइड कर दिए, 25 से डिवाइड किया, 25 चौक 100, 4 100, 12 चौक 48 यानी 48, यानी 48 केजी। पहले क्वांटिटी कितना खरीदते थे, 48 केजी। अब देखिए अब 22 रुपया के हिसाब से 1200 रुपया में कितना क्वांटिटी खरीदेंगे, तो क्या करते हैं, 1200 रुपया लेके जा रहे हैं, हमको क्वांटिटी कितना है, प्राइस कितना है, 22 रुपया के हिसाब से। तो 22 से डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड किया जाए तो 6 2 से काट देती है 600, ये कट जाएगा कितना, 11 मरते, यानी क्वांटिटी हम कितना खरीद रहे हैं, 600/11। और क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहे हैं, यानी इससे ये कितना है, 7 केजी ज्यादा है। कहने का मतलब इससे ये वाली संख्या क्या, क्वांटिटी 7 केजी ज्यादा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 7 केजी आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 600/11 माइनस 48 बराबर कितना लिख सकते हैं, 7 यूनिट। यानी इसको घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 600 माइनस 48 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 508, 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 1 4 1 5 528, ये 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 77 मरते। 600 में से 528 को घटाएगा तो 72 यूनिट का, ये यूनिट में बात कर रहे हैं, ये आ रहा है 77, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 77/72, एक यूनिट का वैल्यू आ गया। अब हमसे यहाँ पे अगर क्वांटिटी पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है चीनी का वास्तविक मूल्य क्या कीजिए, तो चीनी का वास्तविक मूल्य, एक यूनिट का वैल्यू हमको इतना पता चल गया 77/, हमको ये फॉर्मेशन पता है कि प्राइस गुने क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर होता है, और एक्सपेंडिचर हमने 1200 रुपया खर्च कर रहे थे। अब देखिए पहले क्वांटिटी 48 यूनिट ले रहे थे, हमसे पूछ रहा है चीनी का वास्तविक मूल्य, यानी पहले वाला, यानी एक यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 48 यूनिट का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, 48 यूनिट का वैल्यू, 48 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 77 डिवाइड बाय 72 मल्टीप्लाई 48, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट सकते हैं, 12 से काट देते, 12 में जो बात है 12 चौक 48, 12 चौक 48, अब 12 चौक 72, यानी ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा, प्राइस क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 7 64 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 7 चौक 28 28 का 29 31, कितना हो जाएगा, चौक 28 के 8 हासिल 2 7 चौक 28 29 31 30/8 बटा कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई बटा 6 आ जाएगा, यानी प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, 1200 मल्टीप्लाई 6 बटा 308, कितना 308। अब इसको हम 2 से काट देते, 2 से काटिए 2 3 6 3 मरते, ये 2 से कट जाएगा 15, ये 4 154, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 बातें 3600 बटा कितना आ जाएगा 154, 3600 को 154 से डिवाइड कीजिए तो यही आपका रिजल्टेड वैल्यू आ जाएगा। यानी 3600 को हमने क्या किया 154 से डिवाइड करें, ये कितना आ जाएगा 15 दूना 30, यानी 2 मरते लगाएंगे, 2 मरते लगाएंगे तो 4 दूना 8 और 15 दूना 30, 4 दूना 8 और 15 दूना 30, क्लियर है। यानी 8 10 में से 8 गया 2, यह आ जाएगा 5 और 0 आ जाएगा। अब कितना मर लगा सकते हैं 35 45 चौको 60, 3 मरते लगा सकते हैं 23, यानी 23 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 23 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन डी, केवल ऑप्शन डी में ये आंसर है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। आपको इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए और आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस वीडियो को इस प्रश्न के हिसाब से 2 बार देखिए और इसको आसानी से आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्लियर है। इस प्रश्न में ये जो क्वांटिटी दिया गया है
ये डिजिट जो दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, डिजिट कुछ भारी डिजिट दिया गया जिसका ना आपको कैलकुलेशन करने में इतना समय लगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ये प्रश्न क्या है, ये तो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये लिख सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाई, भाग को मल्टीप्लाई में बदल देंगे तो रिवर्स हो जाएगा यानी 5 मल्टीप्लाई 1/5, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कर रहा है 1/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड, इसको देखिए 9 में 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 81, 81 1/9 एलसीएम ले लेंगे, 81 एलसीएम आ जाएगा, 81 9 में 81 9 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कितना दिया गया 1/10। ठीक है, प्लस में क्या दिया गया देखिए 25 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 25 16 19 6 25 19 हो जाएगा, 19 आ जाएगा। नीचे में कितना जाएगा 25, 19/25 लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 कैंसिल। अब देखिए यहाँ क्या बच रहा है 1/25। ठीक, डिवाइड, ये कितना 9 1 10, 10 से 10 कैंसिल 1/81, 1/81 प्लस कितना दिया गया 19/25, 19/25। इस बात को क्या लिख सकते 1/25, ये 81 ऊपर चला जाएगा यानी यहाँ पे डायरेक्ट 81 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस कितना जाएगा 19/25, एलसीएम लीजिएगा तो 25 एलसीएम आ जाएगा। 81 और 19 को जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा, 25 से काटिएगा तो 4 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए, लिख रहा है यदि एक आयत की लंबाई में 15% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई में 12% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या कीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, L इंटू बी। अगर ऐसे प्रश्नों जिसमें से क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, एक बार इसको बढ़ा दिया जाए या इसको घटा दिया जाए तो इसमें क्या चेंजिंग आएगा, इसको निकालने के लिए हम क्या लगाते ए बी फॉर्मूला लगाते, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा 100, बस यही फॉर्मूला का यूज करते। यहाँ देखिए ई की जगह लंबाई में क्या करा है 15% का वृद्धि यानी 15 का वृद्धि, प्लस चौड़ाई में 12% का वृद्धि यानी प्लस 12, प्लस 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 आ जाएगा 15 गुने 12 बटा क्या लिख सकते हैं 100, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 12 कितना हो जाएगा 5 6 7 1 1 2 27 प्लस देखिए 15 दूना 30 0 30 5 हो गया 18 180, 180 बटा 100 यानी आ गया 27 प्लस कितना 1.8, इसको ऐड कीजिएगा तो 8 8 2 यानी 28.8, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। सिंबल ए प्लस बी के फॉर्मेट पे इसको तोड़ देते आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल कर रहा है, आप 11 का डिविजिबिलिटी के हिसाब से इसको आसानी से काट सकते हैं। 11 का क्या कहता है उसका डिफरेंस यानी अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है 7 8 9 x 5 6 3 5 2 0 y। ठीक है, अब देखिए एक बार डिफरेंस देख लेते हैं किसका किसका अंतर, यानी y के बाद इसमें 2 ऐड करेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 7। ठीक, और दूसरा डिफरेंस देखेंगे, दूसरा डिफरेंस यहाँ से 0 5 6 x और कितना 8। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है y माइनस एक्स, पहले y वाला को ऐड कर लेते। यहाँ देखिए 2 3 2 5 5 5 10 10 9 19 19 1 20 20 और 6 26 यानी 26 प्लस y। ठीक, अब देखिए x को ऐड कर लेते हैं तो 8 8 आ रहा है, 8 के बाद 6 8 2 10 4 14 14 5 19 19 आ जाएगा, यानी x प्लस 0 आ जाएगा यानी 19 प्लस x। अब क्या करा है इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए या तो यह 0 या 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। y माइनस एक्स का रहा है। अब देखिए 26 में से 19 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 26 में से 19 को घटाइएगा तो 7 आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखिए y माइनस एक्स प्लस कितना आ जाएगा, 26 में से 19 को घटाइएगा
ये आ जाएगा आपको कितना, 26 में से 19 को घटाने पे ये आ रहा है आपको 7 प्लस 7 आ रहा है, या बराबर, या तो या 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। यानी 0 नहीं लेते हैं, 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 7 घटेगा तो 7 डिफरेंस आ जाएगा जो 11 का मल्टीपल नहीं हो रहा है। यानी अगर 11 लेते हैं तो क्या होगा, वाई माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 11 माइनस 7, 11 में से 7 जाएगा तो 4, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब का, कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कर रहा है, एम एक जलाशय को 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है, जो जैसा कहे उसे क्वेश्चन लिखिए। एम एक जलाशय को 12 मिनट में भर सकता है, भरने वाले के साथ प्लस साइन लगाइए। इन इसे 15 मिनट में भर सकता है, इन का बात करें तो उसके साथ प्लस साइन लगाए, और जब 15 मिनट में भर सकता है। ओ इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है, वो जो है वह माइनस है, निगेटिव है, और वह 6 मिनट में खाली कर सकता है। अब इन तीनों का पाइप एम और एन को 6 मिनट के लिए खोला जाता है, एम और एन को कितना, 6 मिनट के लिए खोला जाता है। सबसे पहले इनका टंकी यानी कितना का जलाशय वह निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 12, 15 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 60, 12 25 60, 15 चौको 60, 14 60, ये 6 कितना है, ये निगेटिव है। ठीक है, अब क्या करा, एम और एन को 6 मिनट के लिए खोला जाता है। देखिए एम प्लस एन है, एम प्लस एन, अगर वह एम प्लस एन 6 मिनट के लिए, एम और एन एक साथ चलेगा तो 5 4 9 यूनिट भरेगा। और कितना देर के लिए, 6 मिनट के लिए, 6 मिनट तक चला, 9 6 54, 54 यूनिट तो भर गया, 54 यूनिट भर गया। अब क्या करता, अब पाइप ओ को 6 मिनट के अंत में खोला, अब ओ को भी खोल दिया। जब तीनों को एक साथ खोला जाएगा, तीनों को एक साथ, तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 यूनिट हर 1 मिनट पे कम जाएगा। यानी 54 यूनिट भरा है तो 54 यूनिट कम होने में कितना समय लगेगा, तो 54 यूनिट कम होने में हर 1 मिनट में 1 यूनिट कम होता है, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, यानी -54, यानी 54 मिनट में वह जलाशय क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी अनुपात है। देखिए क्या दिया गया है, 4/5, और चेक करना है 7/10, और 3/5, और कितना, 6/5। जो भी फ्रैक्शन पी बाई क्यू के रूप में होता है, तो Q इज फ्रैक्शन P बाई क्यू, यानी Q इज ग्रेटर देन P होगा, तभी तो रियल फ्रैक्शन बनेगा। Q इज ग्रेटर देन P, यानी यहाँ देखिए 4 से ये बड़ा है, 7 से ये बड़ा है, 3 से ये बड़ा है, जबकि 6 से ये बड़ा नहीं है। यानी ऐसी स्थिति में फ्रैक्शन में 6/5 सबसे बड़ी संख्या होगा। क्यों, जब इसको भाग दीजिएगा तो इसका रिजल्टेड वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि इसका पॉइंट में समथिंग आएगा, इसका भी रिजल्टेड वैल्यू 0.7 आएगा, इसका रिजल्टेड वैल्यू की जाए तो 0.5 को 20 आ जाएगा, 5 को 20, 5 0.8 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इसको सॉल्व किया 0.6 आ जाएगा। यानी ऊपर में वैल्यू अगर बड़ा है नीचे वाले से तो वह संख्या सबसे बड़ी होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। यानी 6/5 में ऊपर वाली संख्या अगर बड़ा है तो वह संख्या तो ओवरऑल बड़ा ही होगा, जबकि फ्रैक्शन जो भी होता है वह P बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, और Q इज ग्रेटर देन P होता है, ना कि ये जब भी फॉर्मेट बनेगा तो Q इज ग्रेटर देन P बनता है। यानी अब फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, Q इज ग्रेटर देन P, जबकि ऐसी स्थिति में इस वाला संख्या में कोई भी फ्रैक्शन नहीं बन रहा है। यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 11 वर्ष के बाद यह अनुपात 10:11 हो जाता है। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु क्या है, एक तरफ शिव है एक तरफ दिलीप है, ठीक है। उनका वर्तमान अनुपात कितना, 9:10, और 11 वर्ष के बाद यह रेशियो कितना आ जाता है, 10:11। इन दोनों का डिफरेंस देखिए एक, इधर डिफरेंस देखिए एक, यानी डिफरेंस सेम है, यानी कहने 1 यूनिट का वैल्यू 11 है। यहाँ से आप 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते, 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 110, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 9 99,
यानी शिव का वर्तमान आयु कितना 99 वर्ष और दिलीप का वर्तमान आयु 110 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शरबत की दो मिश्रण में पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात, पानी है एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ क्या है? शरबत है। एक तरफ पानी और दूसरी तरफ शरबत, इसका रेशियो दिया गया कितना? 4:3, 4:3, ठीक। और दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 3:2 दिया गया, 3:2। सबसे पहले देखिए कि क्वांटिटी देखिए, 4 और 3 7, इसका क्वांटिटी 7 है, 3 और 2 5, इसका क्वांटिटी कितना है? 5। यानी जब भी ऐसे प्रश्न है तो क्वांटिटी बराबर कीजिए। क्या करना है? क्वांटिटी बराबर करना है। तो क्वांटिटी बराबर करने के लिए नीचे वाले ये 5 है, इस 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इस 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया क्वांटिटी आपका बराबर हो गया। अब क्वांटिटी बराबर हो गया, अब उसको रेशियो में बदल दीजिए। कितना? 1 और 2 से मल्टीप्लाई करके, 1 और 2 से जितना अनुपात में करा उस अनुपात में बांट दीजिए। अब देखिए पानी और शरबत का नया अनुपात कितना हो जाएगा? पानी और शरबत, ठीक। पानी पहले कितना था? अब देखिए 5 एकम 5, 5 से 4 में मल्टीप्लाई होगा था 20, ठीक। अब देखिए 5 एकम 5, 5 में 3 से मल्टीप्लाई होगा था 15, यानी 20 और 15। नीचे देखिए 7 दूना 14, 14 या 7 दूना 14, 14 या 42, 42। 7 दूना 14, 14 दूना कितना हो गया? 28। यानी ओवरऑल पानी की मात्रा कितना आ गया? 62 और शरबत की मात्रा कितना आ गया? 43। कितना? 43। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 2 और 8 घंटों में भर सकता है और सी भरे हुए टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए ए भरने वाला वह क्या करता है? 2 घंटा में, बी क्या करता है? 8 घंटा में, और सी क्या करता है? खाली करने वाला और 4 घंटे में खाली कर देता। तीनों को एक ही एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट का क्या है? टैंक है। यानी 2 चौका 8, एक बार में 4, ये 1 और 4 दूना 8 -2। अब देखिए तीनों को एक साथ जब खोलेंगे तो ये क्या करेगा? 4 1 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी 3 यूनिट भरेगा एक साथ खोलने पे। यानी 8 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 3 से डिवाइड करिए, 8/3 घंटा, यानी इतना आवर लगेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिए। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 6 वर्ष में बढ़कर 2,613 रुपया हो जाता है। यानी कह रहा है ये जो दिया गया सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट दिया गया, यानी अगर प्रिंसिपल 100% है, ठीक, उसमें इंटरेस्ट कितना? 5% की दर से 6 वर्ष का इंटरेस्ट कितना? 6 × 30%, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा अमाउंट? 130%। 130% का वैल्यू कितना दिया गया? 2,613 रुपया। 13 से काटिएगा तो 13 से कट जाएगा, ये 13 दाई 30 और 13 से काटिएगा 13 दूना 26, 0 1 201 मरते, यानी 100% का वैल्यू निकालिएगा। ये कितना आ जाएगा? इधर 10 0 से मल्टीप्लाई किया था 2010, ये क्या आ गया? टोटल प्रिंसिपल आ गया। ये उसका सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल आ गया। अब क्या कर रहा है? सिंपल इंटरेस्ट यानी 2010 रुपया, ये क्या होता है? 3015 रुपया हो जाता है। यानी कितना का इंटरेस्ट दे रहा है? 3015 हो गया, यानी 1005 रुपया का इंटरेस्ट दे रहा है, 1005 का इंटरेस्ट, ठीक है। यानी 2010 रुपया 2010, यानी पूछ रहा है यह सामान्य दर पे रेट सेम, पहले 5% रेट था, अब भी 5% है। टाइम पूछ रहा है, ये टाइम हमसे निकालना है बटा 100, ये कितना के बराबर है? 1005 के बराबर है। बस काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, इससे इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 5 मरते, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी टाइम बराबर कितना आ गया? 10, यानी टाइम कितना हो गया? 10 वर्ष। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ये सिंपल इंटरेस्ट से आप सॉल्व कर लिए आसानी से। नेक्स्ट, ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पे इतना रुपया जमा करता है, ठीक। यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज
ब्याज में यह धनराशि निवेश की जाए। यानी 2 वर्ष के लिए भी कंपाउंड इंटरेस्ट में निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष के अंत में एक एक खाते में कितना अधिक धनराशि आएगा। यानी पहले ये जो क्वेश्चन दिया गया, डिफरेंस दिया गया CI माइनस SI का डिफरेंस दिया गया, ये कितना वर्ष का, 2 ईयर का। 2 ईयर का CI और SI का डिफरेंस क्या होता है, D बराबर P इंटू R बटा P इंटू R बटा 100 के पावर T, यही ना डिफरेंस होता है। तो P पर प्रिंसिपल कितना दिया गया, 15,625 जीरो, ठीक। रेट कितना दिया गया, 8%। टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा, 15,625 जीरो मल्टीप्लाई 8 बटा 100 मल्टीप्लाई 8 बटा 100। क्लियर है। अब बस इसको काटिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 8 पच्चीस 40, 0 4 8 दूना 16, 4 20 के शून्य हासिल 2, 8 छः 48, 49 1 50 के शून्य हासिल 5 5, 8 पच्चीस 40, 40 आ 5 45 के 5 हासिल 4, 8 4 12, ये आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना आ गया, 8 बटा ये वाला 8 से मल्टीप्लाई किया ना। अब ये वाला 8 बटा 100 बच रहा है, ये अब 1 0 ये वाला बच रहा है, यानी 4 0 से 4 0 कैंसिल, यानी 125 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, 1000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। केवल कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये क्या है, ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्डमास क्या करता है, बोर्डमास हमको क्या सिखाता है, बोर्डमास पहले ब्रैकेट का, उसका ऑफ का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, यही ना बोर्डमास सिखाता है। इसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट का सॉल्व कीजिएगा, यानी ब्रैकेट का सॉल्व कीजिएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं 25, हम तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 5 से ऐसे काटते थे, 50 25 5 को 20, डायरेक्ट सॉल्व करके ये लिख देते। इजी क्वेश्चन है। 5 को 20 प्लस 5 15 P माइनस 8 3 24 बराबर 26, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 20 में से 24 जाएगा तो -4, 20 में से 24 जाएगा तो -4, ये -4 उधर आ जाएगा प्लस में, यानी 15 P और 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30, यानी 15 से काटिए आप, 15 दूना 30 2, यानी P का वैल्यू कितना आ गया, 2। P का वैल्यू कितना आ गया, 2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है कि आप एग्जाम में छोड़ दीजिएगा, जबकि सबसे आसान क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन एक एक लाइन पे काम कर रहा है कि क्या कर रहा है, XYZ जिले में 50,000 मतदाता, हम क्या करते हैं 100 यूनिट मान लेते हैं, ये 50,000 की जगह पे हम 100 यूनिट मतदाता मान लेते हैं, टोटल 100 यूनिट मतदाता। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसमें से 20% शहरी मतदाता है, 20% शहरी, यानी 100 यूनिट को 2 भाग में बांट, एक तरफ टाउन यानी टाउन वाले हैं, टाउन वाले, एक तरफ विलेज वाले, विलेज वाले। क्या कर रहा है, इसका 20% टाउन में है, यानी 100 का 20% निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 20, और 80% ग्रामीण है, यानी बचा हुआ 80% ग्रामीण हो जाएगा। ये बात तो यहां तक क्लियर है। अब आगे क्या कर रहा है, देखिए चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। जब चुनाव हुआ उस समय क्या हुआ, 25% ग्रामीण मतदाता कहाँ चले गए, शहर चले गए, यानी ग्रामीण मतदाता, ये ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, यानी ग्रामीण विलेज में कितना था 80%, ये वाले कहाँ चले गए, शहर में चले गए, यानी कितना 25%। 80 का 25% निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए हम साइड में कर देते, 80 का 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी 1/4, 4 से काटिए 4 दूना 8 20, यानी 20 व्यक्ति कहाँ चले गए, शहर में चले गए, यानी इनमें से 20 व्यक्ति का कमी हो गया, यानी विलेज वाले में से 20 व्यक्ति चला गया, और टाउन में क्या आया, 20 व्यक्ति का एंट्री हो गया, यानी टाउन में अब संख्या कितना हो गया 40, और विलेज में अब संख्या कितना हो गया 60। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन सोल्व करेंगे।
क्या कह रहा है, ग्रामीण और शहरी दोनों परता के मतदाताओं 60% ईमानदार है। ग्रामीण और शहरी जो मतदाता है उनमें से 60% ईमानदार है। यानी अगर शहर वाले हैं, शहर वाले, इसको भी 3 भाग में देखिए, शहर वाले कितना है, शहर वाले का ईमानदार कितना, ईमानदार को आई लिखते, आई से ईमानदार, ये कितना है 60%। तो 40 का 60% निकालिएगा, ये कितना है 6 4 की 24 यानी 24 ईमानदार है। आज 60 का ईमानदार निकालिएगा, 4 कितना परसेंट, 60% यानी 36 व्यक्ति क्या है, ईमानदार। क्लियर हो गया, I4 ईमानदार। अब क्या करा, मेहनती 70% मेहनती है, यानी मेहनती को एम लिखते हैं। 70% 4 का 40 का 70% निकालिएगा तो 7 चौक 28, 28 मेहनती है। 60 का 70% निकालिएगा, ये कितना हो जाएगा 7 चौक 42 यानी 42 व्यक्ति क्या है, मेहनती है। आगे क्या करा है, 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है, यानी ईमानदार प्लस मेहनती, ये कितना है 35%। अगर 40 का 35% निकालिएगा, 40 का 35% निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 14। 40 का 35% निकालिएगा तो 14। यहाँ क्या करा है, ये ईमानदार प्लस मेहनती। 60 का 35% निकालिएगा, ये आ जाएगा 21। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे लाइन में क्या करा है, देखिए 2 उम्मीदवार ए और बी के बीच चुनाव हुआ, ठीक है। 2 उम्मीदवार है ए और बी, ए है और बी है, चुनाव हुआ। बी को पूरे शहर के वोट मिले, बी को जो है टोटल शहर का वोट मिला, जबकि ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। ए को क्या हुआ, विलेज वाले का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। जो व्यक्ति ईमानदार और मेहनती है वो क्या करता है, नोटा में वोट देता है। ये लाइन देखिए, जो व्यक्ति ईमानदार और क्या है, मेहनती है, वो क्या करता है, कहाँ वोट देता है, नोटा पे वोट दे रहा है। क्लियर है, तो नोटा पे वोट देने वाले की संख्या यहां से हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए नोटा पे वोट देने वाले की संख्या हम निकाल सकते हैं। नोटा पे कितना वोट किया, ईमानदार और मेहनती जो है वही नोटा पे वोट देगा, यानी 14। और यहाँ देखिए 21, 14 और 21 वोट देगा, यानी नोटा पे वोट देने वाले की संख्या 14 प्लस 21, यानी कितना हो गया, 14 और 21 कितना हो गया, 4 1 5 2 1 3, यानी 35 व्यक्ति क्या करता है, नोटा को वोट देता है। ये बात हमको क्लियर पता चल गया कि 35 यूनिट किसको वोट दे रहा है, नोटा को वोट दे रहा है। अब क्या करा है, ए को कितना वोट पड़ा, ए को क्वेश्चन में करा है ए और बी, बी को शहरी वोट पड़े, बी को जो है टाउन वाले वोट पड़े, तो बी को कितना वोट पड़ा है, टोटल टाउन में कितना वोट पड़ा है 40, जिनमें से टाउन में से 14 वोट क्या कर रहा है, नोटा को दे रहा है, नोटा को दे रहा है। इनमें से 14 वोट घट जाएगा, यानी तो बी को वोट पड़ेगा कितना, 40 माइनस 14 कर दीजिएगा तो 26 वोट पड़ेगा। बी को कितना वोट पड़ेगा, 26 वोट। ए का बात करें, ए को टोटल वोट कितना पड़ रहा है, ए को 60 वोट पड़ता, लेकिन नोटा देने वाले की संख्या कितना है, 21 नोटा प्रयोग कर रहे हैं, यानी 21 वोट इसमें से हट जाएगा, यानी 60 में से 21 को घटाइएगा तो ए को कितना वोट पड़ेगा, 39 वोट। बस हो गया, ए को कितना वोट पड़ा है 39, बी को कितना वोट पड़ा है 26 और नोटा को कितना 35। बस अब इससे क्या करना, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने क्या किया था शुरू में, क्या किया, इसको अभी हम हटा देते हैं। शुरू में हमने क्या किया था, 100 यूनिट का वैल्यू मान लिए थे, 100 यूनिट का वैल्यू माने थे 50,000, कितना 50,000, ठीक है। यानी यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 500। अब हमसे पूछ रहा है ए बी और नोटा के पक्ष में कितना वोट पड़े। सबसे पहले पूछ रहा है ए के पक्ष में, ए के पक्ष में कितना वोट पड़ा, तो हमने देख रहा है ए के पक्ष में 39 वोट पड़ा है। 1 यूनिट का वैल्यू 39 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 500 है, तो 39 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 39 मल्टीप्लाई 500, 39 को 500 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 00, 9 5 45 के 5 हासिल 4 5 15 4 कितना हो जाएगा 19 500। ए को कितना वोट पड़ेगा 19 500, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए बी को कितना वोट पड़ रहा है, तो बी को हमने देख रहे हैं
बी को 26 वोट पड़ रहा है, एक यूनिट का वैल्यू 500 है, तो 26 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 13,000। क्लियर। और नोटा को कितना वोट पड़ रहा है, हमने नोटा का देखा 35 वोट पड़ रहा है, 35 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 500 है, तो 35 यूनिट का वैल्यू 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा कितना 17,500, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है, यानी केवल आपको इस प्रश्न को सिंप्लीफाई करते जाना था और आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते थे। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।